बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही आपको पता है कि हमारी जो सुबह होती है वो आप लोगों के साथ ही होती है और यहाँ पर हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होते हैं, एक नया टॉपिक भी होता है, साथ साथ हमारे साथ रिपोर्टर भी मौजूद होते हैं जिनसे हम रोज़मर्रा की जो हमारी यहाँ की सूरत हाल होती है उसको डिस्कस करते हैं, स्टोरीज होती हैं। और इसके साथ ही जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो सबसे पहले हमारे रूही के रिपोर्टर हैं जी अली रियाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अली? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी असद आलम, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सिंगर हैं, बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। आज हमारे शो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, वेलकम करते हैं। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पूरी टीम का, बहुत शुक्रिया, फिर से याद किया। अच्छा जी, आज हम असद से अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी सुनेंगे और इनसे जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या काम कर रहे हैं, म्यूज़िक के हवाले से क्या होने जा रहा है। और इसके साथ ही हम जो है अली से जानेंगे हमारी जिनकी बीट से रिलेटेड स्टोरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़राअत के हवाले से इनकी बीट होती है। तो आज थोड़ा ज़राअत के हवाले से भी बात होगी कि इस टाइम कपास की क्या सूरत हाल चल रही है मौजूदा। जो हम अगर हम बात करें इस टाइम जो मौसम का हाल है, मौसमियाती तब्दीलियाँ चल रही हैं, उस हवाले से भी बात होगी कि वो फसलों पे किस तरह असरअंदाज होती हैं। तो क्या हाल चाल है अली? ठीक ठाक है? पहले तो ये बताएं ना। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। जुलाई में हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? मैंने कहा अभी कह रहे यार जुलाई में कितनी अच्छा मौसम है जैसे हम जून में हमने फौरन एक बात की थी कि यार कितना जून का अच्छा मौसम जा रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि चीजें रिवर्स हो गई हैं। हाँ, और अच्छी खासी गर्मी पड़ी है। अच्छा, आज की जो सुबह है वो वाकई बड़ी गर्म तरीन सुबह है। आज का मौसम जो है ना शदीद गर्मी है और देखते हैं आज का जो है वो मौसम का हाल भी जानेंगे कि मौसम जो है वो टेम्परेचर आज कितना जा रहा है। अच्छा, बाकी हमने जगहों पे देखा बहुत बारिशें हुई, लेकिन अगर हम मुल्तान की बात कर लें तो मुल्तान में इस दफ़ा जो है बारिशें नहीं हुई इस बार। एग्जैक्टली, जो भी पिछले दिनों जो एक पूरा स्पेल था जो कि 5 जुलाई से 8 जुलाई तक, जिसका काफी ज्यादा जो इम्पैक्ट भी रहा था अपर पंजाब, जैसे आपने लाहौर में खासतौर पर देखा, लाहौर में तो बहुत मतलब रिकॉर्ड तोड़ा है लाहौर में, तो हाँ बारिश हुई, बड़ी बात है। और जुनूबी पंजाब में उसको पहले से पता था कि उसका जो इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। हमारे यहाँ हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी थी वही रही है और अभी भी सूरत हाल वैसे, लेकिन अब उसके बाद ड्राई आउट दोबारा से शुरू हो गया है। लेकिन अब देखें सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। हमारे यहाँ जैसे आपने पिछले दिनों में आपने देखा बाइपर जो है एक पूरा समुद्री तूफान आया हुआ था, उसका इम्पैक्ट ये अब जो भी अब क्लाइमेट हमारा जो आबो हवा है ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक बाय नेचुरल बाय डिफॉल्ट डिज़ाइन है। उसमें अगर कोई भी ऐसी अनसर्टेन एक्टिविटी होती है उसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि वाइपर जो है चला गया, उसके बाद हवा में नमी की तनासुब बढ़ता चला गया, उससे पिछला रेन स्पेल रहा, एक्टिव रहा, फिर ये 8 जुलाई का रेन स्पेल एक्टिव रहा। अब जो सूरत हाल है अब ड्राई आउट है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में हल्का फुल्का जो बारिश बरसे, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है टेम्परेचर राइज की जैसे आपने देखा खासतौर दोपहर के वक्त जो है। अच्छा, एक और चीज़ जो खासी जो परेशान करने वो ये कि साथ साथ ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से आपको हब्स ज़्यादा माहौल बन जाता है, की वजह से बहुत ज़्यादा जो चीज़ हम अगस्त में सोच रहे होते थे अब वही चीज़ जो है जुलाई में हो रही है। और पिछले से 2 सालों से कुछ क्लाइमेट की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि मानसून पहले कभी एक्टिव है, कभी प्री मानसून स्पेल बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो इस बार भी ऐसी सूरत हाल रही है कि प्री मानसून की हल्की फुल्की बारिशें बरसी हैं, जिससे ये था कि हम तो खासे खुश थे कि बारिश बरस रही है, लेकिन उसके कुछ इम्पैक्ट ऐसी बात। हाँ, अच्छा, फिर उसके साथ साथ सैलाब के हवाले से बात करें तो अभी कहा जा रहा है कि सैलाब के हवाले से जिस तरह बारिशें हो रही हैं, हम अगर देखें नॉर्दर्न, कल भी मैंने ये बात की थी कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है वहाँ पर बर्फ़बारी भी हो रही है, फिर बारिशें भी हो रही हैं। तो सैलाब की जो इस टाइम सूरत हाल है उसके हवाले से भी बताइएगा, क्या चल रहा है, डैम्स की क्या सूरत हाल है? सैलाब के हवाले से अगर बात करें तो आपने देखा था कि गुज़श्ता सालों में हमें खासा नुकसान हुआ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। इस बार जो सूरत हाल है अभी, अब मौसम जब जैसे देखिए मौसम बदलता है ना, उसमें 2 चीज़ें बड़ी जो बाय नेचुरल डिफॉल्ट चल रही हैं। एक तो हमें पता है कि हमारी जो कुरा अर्ज़ जो दुनिया है इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पानी है और पानी में भी ग्लेशियर्स की सूरत में है। अब जैसे जैसे एक नेचुरल फिनोमिना ये है कि ज़मीन जो है वो सूरज के करीब जा रही है और चांद हमसे दूर हो रहा है। जब ज़मीन सूरज के करीब जा रही है तो इस ज़मीन के अब उसमें पूरी साइंस है कि ओजोन लेयर की सतह डैमेज हो रही है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, लेकिन जनरल इम्पैक्ट ये है कि हमारी जो बर्फ़ है वो पिघलती है। आपको जब ग्लेशियर पिघलते हैं, बर्फ़ का पानी पिघलता है तो नीचे आता है, उससे ऑन द वे जो डाउन स्ट्रीम वाटर है वो बढ़ जाता है। अब जैसे मिसाल तौर पर आज अगर हमारे पास कहीं 10,000 क्यूसिक पानी है तो
बाय नेचुरल बाय डिफॉल्ट अगर हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं करते तो ये बढ़ता चला जाएगा, ये ऑटोमेटिक है। अब की जो सूरत हाल है, जैसे कल की अगर हम बात करें, जो स्टैट्स कल के हैं, मंगला और तरबेला डैम को कि हमें ये हमारे लिंक करते हैं हमारे जहाँ से पंजाब का और दरिया चनाब को भी, हम मुल्तान जोन की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये इसको सैराब करते हैं, बेहतर है। वहाँ पर सूरत हाल हम अगर ये नहीं कह सकते डेडली है, लेकिन परेशान कुन है। परेशान कुन ऐसे कि अगर हम बात करें मंगला और तरबेला डैम की, तो मंगला की कल की जो स्टैट्स है उसके मुताबिक जो उसकी जो लिमिट है वो 1550 है, क्योंकि कल के जो स्टैट्स है पानी की जो फुट हाइट है वो 1517 थी। इसी तरह अगर बात करें हम उसकी दीगर मंगला की, ये तरबेला की थी, मंगला की बात करें, मंगला की कल की जो पानी की जो सतह थी वो 1197 फीट थी, और इसकी अगर लिमिट की बात करें तो इसकी लिमिट है 1242। तो चीज़ें जो हैं थोड़ी सी बढ़ रही है। अब इससे इम्पैक्ट क्या होता है? इससे इम्पैक्ट ये होता है कि हमारा जो जुनूबी पंजाब की जो लेन है, जो हमें खासतौर पर हमारे चनाब के जो बैराजी से जो मकामात हैं, वहाँ से पानी अब जैसे वहाँ से स्टार्ट होगा, अब पानी का जब जैसे पानी बढ़ता है डाउन स्ट्रीम फ्लो बढ़ जाता होता है, क्योंकि उन्होंने गेट खोलने होते हैं। अब अगर इसके फ्लो की बात करें तो कल का जो था तरबेला का जो था डाउन फ्लो था वो 1,58,800 था, जब अगर बात करें मंगला की तो 10,000 क्यूसेक पानी उसका डाउन स्ट्रीम फ्लो था। इससे इम्पैक्ट हमें ये पड़ेगा कि चनाब में जब पानी आएगा, पहले आएगा त्रिमू से फिर आ जाएगा वो सॉरी पहले मराला से खांकी से फिर आएगा कादाबाद से एंड में त्रिमू। ये हमारे चनाब के मकामात हैं। हमें ये 4 स्टेजेस क्रॉस करते हुए मुल्तान के यानी कि जो हमारा जोन है यहाँ तक लगते हैं 7 दिन पानी के पहुंचने में। अब कंसेक्टिवली कल की जो रिपोर्ट्स, अभी की थोड़ी देर तो रिपोर्ट्स हो जाएंगी, लेकिन उसकी वजह से ये हो रहा है कि पानी की सतह बढ़ रही है। तो मुल्तान में ऐसा इस तरह का सिचुएशन वैसी नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह जैसे कि बता रहे हैं कि मानसून बारिशें और ग्लेशियर पिघलते रहे, सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट हो सकती है। अगर हम थोड़ा सा और स्टेटिस्टिकली चीज़ों को देखेंगे तो अगर स्टेटिस्टिकली हम देखते चलें तो कल का जो रिपोर्ट है, मराला की जो वहाँ पर पानी का जो डाउन स्ट्रीम पानी का जो खराज था वो 84,420 था, खांकी पर जो है 86,222 था, और कादराबाद के पर मकाम पर सबसे ज़्यादा था 1,87,000 के लगभग था। अब सबसे जो इसमें हमें सोचने वाली चीज़ है वो त्रिमू, क्योंकि त्रिमू हमें नज़दीक है। पानी बेशक वो 7 दिन तक पहुंचते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सिचुएशन जो है तब तक वर्स्ट हो जाती है, तो हमें वो देखना पड़ता है। अब गुज़श्ता 4 दिन से मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था, इरिगेशन की जो रिपोर्ट है, पहले था 12,000 क्यूसिक, 13,000 क्यूसिक, कल की जो रिपोर्ट के मुताबिक पानी जो है 18,430 क्यूसिक की त्रिमू के मकाम पर है। जहाँ से जब अगर पानी का फ्लो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमें मुल्तान का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसको एक्टिव होना पड़ेगा, उनको तमाम तर देखना पड़ेगा। अब इसमें होता ये है कि जब पानी की सतह बढ़ती है तो उसमें अब 2 चीज़ें हो जाती हैं। वैसे हमारा जनरली जो शॉर्टफॉल है, जो हम एक स्टेटिस्टिकली देखते हैं कि हमारा कभी 27% है, कभी हमारा ये 37% है, ये इस तरह हमारा शॉर्टफॉल पानी का चलता है कि पानी की जो ड्राई आउट चल रहा होता है, पानी नहीं पहुंचता। इससे ये होता है कि हमारे जो काश्तकार है उनकी मैनेजमेंट खासी जो है मुतासिर होती है। अब जो समझदार काश्तकार है, मतलब अब कुछ चीज़ें तो कुदरती तौर पर होती हैं, उनको नहीं पता, लेकिन जो काश्तकार हैं, जैसे कि अब अगर हम बात करें धान की फसल चल रही है, उसकी पनीरिया जो में बनाना शुरू की, अब जुलाई में शिफ्ट है, जो हमारी फाइन वैराइटीज़ हैं वो उसको लगा रहे हैं, धड़ाधड़ लगा रहे हैं। पिछले दिन जो बारिश हुई उससे फार्मर को, जहाँ पर कॉटन वाले परेशान थे तो वहीं पर धान वाले शुक्र अदा कर रहे थे। आपको पता है चावल जो है के लिए तो आपको जो है वो पानी की जरूरत पड़ती है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें मजीद बात करेंगे, असद से भी बात करते हैं। असद, क्या हालचाल है, क्या हो रहा है लाइफ में, क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि रोही को अपना घर समझता हूँ। मैं सबसे पहले जब मैं यहाँ पर सभी अपना घर समझते हैं। मैं यहाँ जब आया था 2020 में आया था फर्स्ट टाइम, और मेरा ये मेरे ख्याल से 5वां या 6ठा बार है कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। म्यूजिक चल रहा है, काम कर रहे हैं, और जिंदगी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स भी किए हैं और काफ़ी अच्छे शोज भी किए हैं, तो म्यूजिक में काफ़ी एक अच्छा अपना चल रहा है सिस्टम। और स्टडीज क्या कर रहे हैं? स्टडी भी चल रही है मेरी BZU से। अच्छा, मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ मैं वहाँ पर। अच्छा, उसके अलावा भी लाइफ सेट है, एकदम लाइफ सेट है। ये बहुत मुतमईन नजर आ रहे हैं, लाइफ से चलेंगे, अच्छी बात है। हमेशा कहते हैं ना, आपने जो इंसान कर रहा हो ना उसे खुद को मुतमईन होना बड़ा जरूरी है। मैं पहले सेट नहीं था। कुछ चीजें होती हैं जो आपको मिल नहीं रही होती, हासिल नहीं हो रही होती, उसकी वजह से आप काफी डिप्रेशन में होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, खुद से भी कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती। जब वो चीज मिल जाए तो फिर सब ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में रहे तो अच्छा है। हाँ, क्या बात है, ये इशारा कहीं और जा रहा है, ऐसे ही है। जो चले तो चलेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ये बताएं कि म्यूजिक सीखा कहीं से या खुद से ही जो शौक था, या खुद से ही इसको अगर अपनी जर्नी बताऊं आपको मैं, 2009 या 10 की बात है। वैसे तो मैं स्कूल में गाता था अक्सर, लेकिन वहाँ डरता बहुत था। मैं अक्सर अम्मी को कहता था कि आप स्टेज पे मेरे साथ खड़ी हो जाएं तभी मैं गाऊंगा, या इस तरह से ना।
पता नहीं था मुझे कि मैं इतना आगे आऊँगा या ये कर पाऊँगा। तो एक बार मैं गा रहा था, गुनगुना रहा था, मैं बाबा और मैं एक रूम में सोते थे, तो मैं थोड़ा दब के गा रहा था। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे एक बात की थी, अगर कुछ करना है तो फिर खुल के करो, तो ये मत सोचो कि दुनिया क्या बोलेगी या ये क्या होगा। तो उनकी बात पे अमल किया था मैंने। फिर मैं म्यूज़िक में इतना मतलब आपको बताऊं कि इतना मुझे शौक था, जज्बा था कि मैं कॉलेज में झूठा स्टूडेंट बन के चला गया। अच्छा। मेरा एक दोस्त वहाँ पे पढ़ता था, तो मैंने कहा कि यार अपना रोल नंबर मुझे दे दे। वहाँ पर कोई उनका इवेंट हो रहा था, मैं यार वहाँ ऑडिशन दे के गा लूँगा। 2017 की बात कर रहा हूँ आपको मैं। सही। मैं पहुँच गया, तो मेरा नाम वहाँ पर उस्मान था। यहाँ पर तो असद आलम सब जानते हैं। लेकिन वहाँ मैंने परफॉर्म किया तो लोगों ने बहुत प्यार दिया। और नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा हमें पता है आप यहाँ नहीं पढ़ते, लेकिन आपका टैलेंट है। उसके अलावा मैं अभी DH अरीना में जॉब करता हूँ, म्यूज़िक की ही, वहाँ मैं गाने गाता हूँ। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा काफ़ी और जगहों पे भी कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और शोज़ भी कर रहा हूँ। और जहाँ तक सीखने की बात कीजिए तो जहाँ से जितना सीखने को मिला, मैं ज़्यादा हिजरत में रहा हूँ। मुजफ्फरगढ़ से निकला हूँ, फिर मुल्तान भी रहा हूँ, लाहौर भी रहा हूँ। अच्छा। तो जहाँ से जितना भी सीखने को मिला है मैंने सीखा है। आप लोगों से ही सीखता हूँ। आप लोग जैसे सुनते हैं, मुझे समझते हैं, उस तरीके को मैं उस चीज़ को फील करता हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हमेशा मैं ज़्यादा मेहनत करूँ और ज़्यादा लोगों को खुश कर पाऊँ और एंटरटेन कर पाऊँ। ये तो अच्छी बात है। और वो कहते हैं ना, हमेशा सीखते रहना चाहिए, जितना भी जहाँ से आपको अच्छा सीखने को मिले वो लाजमी आप सीखें। हमारे साथ कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। जी, इशफाक साहब है हमारे साथ। जी, क्या कहना चाहेंगे? यार मंगे अखीर बात छुड़ो के, यार मंगे अखीर बात छुड़ो के, तेरी मैं खुदाई मंग लई, मर जान दे किसे दा मैनू हो के, तेरी मैं खुदाई मंग लई। क्या बात है, क्या बात है आपकी। ये हमारे ऐसे रेगुलर कॉलर है इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया ऐसे कॉल करने का। जब भी कोई शायर आता है या कोई इस तरह सिंगर आता है तो ये लाजमी अपना टैलेंट और अपना शौक भी जो है ना वो शेयर करते हैं जी हमारे व्यूवर्स के साथ भी, और हमें भी इंटरटेन करते हैं। अली, तुम्हें भी शौक है ऐसे गुनगुनाने का? गुनगुनाने का या गाने का? गुनगुनाने का सभी को शौक होता है, लेकिन गाने का शौक नहीं है। गुनगुनाते तो सुनने का ही शौक है। साथ है थोड़ा बहुत, जैसे काम करते वक्त कुछ भी। वो चलता है। सुनने का शौक है शुरू से। अभी सुनने का मतलब भी मूड पे डिपेंड करता है कि कभी गजल सुन ली, कभी रॉक सुन लिया, कभी चलो गजल इनको पसंद है, मैंने गानी भी है गुलों में रंग भरे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब किस तरह की म्यूजिक वैसे खुद को पसंद है? मतलब वैसे मूड पे डिपेंड करता है। टोटली। सम टाइम अगर आप सैड हैं तो आपका होता है यार सैड सॉन्ग ही आप सुनते हैं। अच्छा, आपका मूड बहुत अच्छा हो तो आप फील करते हो यार थोड़ा सा स्लो म्यूजिक हो। ये तो सबका ही एक है ना। अगर बंदा पार्टी करने के मूड में रॉक गाने सुनता है, बिल्कुल थोड़ा सा सुन है तो फिर गजल चलेगी, तो थोड़ा परेशान है तो वो तो एक वाकई चलता है। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं लेकिन वो दुखी गाने सुन रहे होते हैं। वो ये बात भी है ना। कभी कभी ये भी तो यार इतने खुश हो के फिर भी दुखी गाने सुन रहे हैं। वो मुझे अभी तक याद है, हमारे चाचू के घर बन चुका है। बिल्कुल, ये चाचू के पास, उनके पास ना किसी और DVD के दौर में गम के आंसू के नाम की कैसेट हुआ करती थी। तो मैं बड़ा हैरान था, 200 गाने मतलब सभी के सब गम में कैसे सुन लेते हो चाचू? उस टाइम कैसेटें हुआ करती थी। DVD प्लेयर जब वो अभी, क्योंकि हम लोग जैसे अभी वाली जनरेशन जो है ना वो जरा डिफरेंट है, जाहिर सी बात है। वो उनका सुनने का, उनका गाने का अंदाज डिफरेंट है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जी जी, म्यूजिक जो पुराना है बिल्कुल वो बहुत आउटक्लास, मैं समझती हूँ कि वैसा म्यूजिक वैसी आवाजें। बिल्कुल। आप अभी देखें, अभी भी जो गाने आ रहे हैं वो उसके जो है रिमिक्स उसका आ रहा है, कभी उसको रीमेक किया जा रहा है, उसमें थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, बट आपके ओल्ड सॉन्ग्स ही आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि देखें ना, अब ना साउंड ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा हो गया। पहले तो जैसा था, मैं आपको बात, एक ग्राउंड के अंदर लाइव म्यूजिशियन बैठते थे, लाइव गाना गाया जाता था। क्या बात, रात के वक्त 1 या 2 बजे जब बिल्कुल सब सो जाते थे, ग्राउंड में रिकॉर्डिंग होती थी और वो गाना मूवीज में इधर उधर चला जाता। और आज तो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, ऑटो ट्यूनर हैं, जिसको गाना नहीं भी आता वो स्टूडियो में चला जाए, वो ऐसा रिपेयर करेगा इंजीनियर, कमाल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल ट्रेंड जो है वो बहुत
डिफरेंट हो गया है, बिल्कुल चेंज ऐसे ही, हो चुका है, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं, आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो म्यूजिक अब हम देखते हैं ना, जिस तरह हम बात करते हैं कि हर बंदा ये कहता है कि यार म्यूजिक में भी जाहिर सी बात है आपको टीचर की जरूरत तो होती है, बेशक। क्योंकि आपको राग, आपके सुर, आपकी बहुत सारी चीजें, मेन आपको चीजें शायद मैं भी ये आनी ऐसे, अभी चाहिए। मुझे भी आपको इतना आसमा खासा नॉलेज है इस बारे में ना। यार मैं कभी कभी ऐसे सिंगिंग, मेरा भी दिल करता है ना ऐसे अंदर अच्छा। का आर्टिस्ट जाग उठता है I think तो ऐसे कभी ही है। कभी यार ऐसे हो जाता है, तो वो चीजों का थोड़ा बहुत तो फिर आइडिया हो ही कभी जाता है आपको ना। भी गाना चाहिए। हाँ, मैं कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अब मैं है ना होस्टिंग की बजाय ना सिंगिंग करना शुरू कर दूँ। अच्छा, मजीद भी हमारी चिट चैट जारी रहेगी, बातें जारी रहेंगी, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और इसके साथ ही कपास के हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सॉन्ग तो हम सुन रहे थे, फिर आप थोड़ा आ जाते हैं कपास की फसल के नहीं, हवाले। सॉन्ग से पहले अभी ऑफ द रिकॉर्ड आसमा गा रही थी, तो अभी जैसे आपने कहा आप दोनों ने साथ नहीं, गाना बहुत है। अच्छा गाया उन्होंने। नहीं, बहुत कमाल। मुझे तो आज ये आपकी मुझे क्या सलाहियत पता था जो कि है ये आश्कार होने हुई वाली है कि गाने आप वाली अच्छा थी। गा लेती हैं। बहुत इस ज्यादा। टैलेंट का भी पता चला मुझे है। तो आज में चला नो, आज हम सुनेंगे भाई आप दोनों ने इकट्ठे गाना है। हाँ, जरूर जरूर। वैसे बिल्कुल बिल्कुल, आप लाइनें गाइएगा सर। हाँ, मैं आपके साथ ज्वाइन कर लूंगी ऐसे जरूर, हल्का जरूर। फुल्का सा। हाँ जी। अच्छा, मुझे कैसे ऐसे फौरन कपास की फसल से तुम सिंगिंग की तरफ नहीं, आ गए बिल्कुल, हो? मैं शौक था गया यार, नो डाउट आप इतना अच्छा गा लेती हैं। हाँ। आसमा का नया टैलेंट जो सबके सामने आएगा। हाँ, अब अगले बिल्कुल। शोज में शायद आसमा खुद ही गा रही हूँ, खुद ही एंकरिंग भी कर रही हूँ कि मैं आपको ये गाना सुनाती हूँ। हाँ, मैं वेलकम करती हूँ मैं अपने आप को एज अ सिंगर। हाँ, मुझे लगता है शायद सिंगिंग की जरूरत है, मैं खुद ही यार छोड़ो यार, मैं खुद ही गा लेती हूँ। अच्छा हो जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कपास की फसल के हवाले से जान लेते हैं कि इस टाइम क्या सूरत हाल है, क्या चल रहा है? कपास की जो फसल है इस वक्त दो चीज़ें, एक तो हमारी जो अगेती काश्त थी वो खासी बेहतर रही थी, और हमारी जो मौसमी काश्त थी, मौसमी काश्त पे थोड़ा सा इम्पैक्ट होना शुरू हो, जैसे हम बात करते थे पिछले दिनों जून में जो बारिशें हुई हैं और ह्यूमिडिटी इंक्रीज रही है। अच्छा, प्रॉब्लम ये होता है जैसे हम बात करते हैं कि नमी का तनासुर जैसे बढ़ता है, तो इस दौरान जो पेस्टिसाइड का अटैक है वो खासा बढ़ जाता है। पिछले साल हमारी वाइट फ्लाई बहुत ज़्यादा थी, और ऑब्वियसली जब हमारी टिंडे बन जाते हैं उसमें पिंक बॉल वाम का खतरा रहता है, लेकिन इस साल जो शिफ्ट है अभी तक, जो कल की जो स्टैट्स है, परसों तक के स्टैट्स हैं, खासे जो है सोचने वाले हैं और ख़तरनाक किस्म के हैं। वो इसलिए कि जो जेसिड और थ्रिप्स का खासा हमला है, जिसको हम सबसेला बोलते हैं, और थ्रिप्स का, इसका जो मेन जो नुकसान है वो ये होता है कि चूँकि ये पत्ते पर हमला करते हैं, और आपको पता है कि किसी भी पौधे में जो पत्ता है वो उसकी फूड फैक्ट्री है, फोटोसिंथेसिस का सारा अमल है। अगर पत्ता डैमेज हो जाए तो अभी जो हमारे जो फूड सेटिंग है वो बुरी तरह से मुतासिर होती है। कल तक भी ये स्टैट्स थे कि खासा ज़्यादा जो सूरत खासी गंभीर है, नमी बढ़ने से थ्रिप्स का और ये सबसे लेकर हमला बढ़ रहा है। ये जो सूरत हाल है ये अगर इसी तरह चलती रही तो फार्मर्स के लिए मुश्किल हो सकती है। अब करना क्या, अब मैनेजमेंट है, ये स्टेप मैनेजमेंट का है। चलें, जो अल्लाह ताला की तरफ से जो हो रहा है सो ठीक है। काश्तकारों को अब देखें, बारिश है तो इसमें स्प्रे भी नहीं किया जा सकता ना, और चूँकि गवर्नमेंट जो है वो IPM प्लान की तरफ आ रहे थे कि जी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्लान लेकर आए, वो कदीमी तरीका कि आप जो है कोरतुमा, नीम, तम्बाकू इसका स्प्रे कर दें, उसकी वजह से जो पत्ते जो हैं वो कड़वे हो जाते हैं और जो उसकी वजह से हो जाते हैं, ये एक उसका एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन अब वक्त वो नहीं है। नॉर्मली जो फार्मर्स को गाइडलाइन दी जाती है जो हुकूमत पंजाब के लिए, आपने 60 रोज तक, 90 रोज तक में इस टाइम फ्रेम में जो है स्प्रे नहीं करना, ताकि जो दोस्त कीड़े हैं उनकी अफजाइश रहे। दोस्त कीड़े जो हैं लेडी बर्ड बीटल है और 3-4 और हैं इसमें, उनकी जब अफजाइश होती है तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे जो नुकसानदेह कीड़े उनको खा लेते हैं। जो हमारे पिछले अगर देखें 10-12 साल से हुआ ये कि अगर एक अटैक हुआ, मिसाल जेसिड का अटैक हो, थ्रिप्स का अटैक हो, काश्तकार धड़ाधड़ करता था स्प्रे। अच्छा, स्प्रे की जो एक स्टोरी है वो अलग है कि जो अद्वियात हैं, जो जहर है वो किस हद तक कारगर है या नहीं, वो एक अलग है, हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम मैनेजमेंट पे रहते हैं, वो एक पूरा अलग से मैनेजमेंट, वो पूरी साइंस ऐसी है कि देखें फार्मर्स क्या है, मतलब जो काश्तकार है वो कोई साइंटिस्ट तो है नहीं, उसको जो बोतल मिली उसने वो कर दिया। अगर एक बोतल के स्प्रे करने से वो कीड़ा नहीं मर रहा, इसका मतलब या तो स्प्रे जाली है, या तो वो जो एक बड़ा वो है, बात ये है कि जी जो हमारा जो पेस्ट है वो इस हद तक जो है ग्रो हो गया, उसने उसको रेजिस्टेंस बना ली, लेकिन वही पेस्ट का हमले को मारने का मकसद जहरों को होते कि उस पर अटैक करे। तो ये सिनेरियो चल रहा है। इस बार भी ये कंप्लेंट्स आती रही हैं कि जी जो कपास के जो अद्वियात हैं, ख़ासतौर पे जो जहर मारने जो स्प्रे हैं वो कारगर साबित नहीं होते हैं। तो अभी जो है स्प्रे करना है और उनको लाजमी करेंगे, उसमें मौसम की सूरत लाजमी देखनी कि जब बारिश हो, नमी हो, तब मौसम स्प्रे नहीं करना, लेकिन स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी काश्तकारों ने, फार्मर्स ने जेसिड और थ्रिप्स का जो है उसको कंट्रोल ना किया तो सूरत आगे दिनों में गंभीर हो सकती है। लेकिन अर्ली जो है
और उस पर इतना अटैक नहीं है, खासी बेहतर है। जैसे कि सिंध में जो हमारी चुनाई वो शुरू होगी, क्योंकि वहाँ क्लाइमेट का डिफरेंस है, तो वहाँ पर जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर बेहतर है, लेकिन अभी तक सूरत हाल ये कि फार्मर्स को खासा एक्टिव होना पड़ेगा। टेस्ट वानी एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो उनको ग्राउंड तक जाना पड़ेगा, फार्मर्स से मिलना पड़ेगा। अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है जी। तो अभी उसके साथ अगर चले कपास के हवाले से, तो अभी जैसे आपने देखा होगा जो हमारी कपास की जब चनाई शुरू होती है, जैसे हम बात करते हैं कि सिंध में चनाई शुरू हो चुकी है, कुछ सिंध में ऐसे इजला है जहाँ से अगर ऑफ द रिकॉर्ड मैं रफली आपको स्टैट्स बताऊँ, क्योंकि रिपोर्ट जो 18 जुलाई को आ जाएगी पीसीजीए की, पाकिस्तान कॉटन जिनर जो एसोसिएशन है, उनकी जो है रिपोर्ट आ जाएगी। जिनर्स वो हमारी इंडस्ट्री है जिन्होंने पहला जो स्टेप पर कपास खरीदनी होती है, फिर उसके बाद उसकी स्पिनिंग है, और उसके बाद वो सारा एक प्रोसीजर चल रहा होता है। तो बेसिक रीढ़ की हड्डी हमारी जिनर्स ही हैं जो कपास खरीदेंगे, और उसके बाद उन्होंने फिर बेलें देनी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, उन्होंने फिर बनौला अलग करना, और वो सारी चीज़ें चलेगी। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई है कि जो पीसीजी है वो गुज़श्ता तकरीबन 5 रोज़ से वो प्रॉपर हड़ताल पर है। हड़ताल ऐसे जिनर्स ये कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से हमसे वादा किया गया था पिछले साल कि जो बनौला है उस पर आपको जो इजाफी टैक्स है वो कम किया जाएंगे। इस पर पीसीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, और उनके चेयरमैन की जानिब से और तमाम जिनर जानिब से क्लियरली उनका स्टांस है कि हम पे अगर आप लोग इतने टैक्स लगाएंगे तो हम क्या करेंगे। हमारी इतनी फैक्ट्री की वैल्यूज नहीं, जितने हम पर जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, एफबीआर है, और ये सारे जो है टैक्स लगा रहे हैं, हम कैसे मैनेज करेंगे। उन्होंने तो एक बड़ा जो अलार्मिंग सिचुएशन है, 15 जुलाई तक उन्होंने कहा है कि अभी हम कपास नहीं खरीदेंगे। अब अगर कपास नहीं खरीदेंगे तो नुकसान किसका होगा, फार्मर का होगा। एंड देन दूसरा बड़ा मेन पॉइंट ये है कि इस बार पहली बार पिछले साल भी 5000 इंटरवेंशन प्राइस दिया, इस साल हुकूमत ने 8500 इंटरवेंशन प्राइस दिया कि अगर जिनर्स नहीं खरीदेंगे तो हम खरीदेंगे, या ये फिक्स होगा। अब वो ये कह रहे हैं, जिनर्स ये कह रहे हैं कि हमें किसी से ना, हमने किसी से कमिटमेंट की ना वादा किया कि हम कॉटन जो है 8500 में खरीदेंगे। वो ये कहते हैं कि ओपन मार्केट है, जब ओपन मार्केट में कपास ऊपर जाती है तो हमने वही जो कपास है 12,000 भी खरीदी पिछले कई सालों में, 13,000 भी खरीदी। अब जब बनौला के ऊपर टैक्स आपने इजाफी लगा दी है तो ये इंटरलिंक्ड है। वो कहते हैं ओपन मार्केट है, जो रेटों का हम वो खरीदेंगे, लेकिन उस रेट पे भी हम तब अपनी फैक्ट्री चलाएंगे जब हमें फायदा होगा। तो ये एक पूरी सिनेरियो है जिसपे मुझे ये लगता है कि इस पर काम होना चाहिए, क्योंकि अगर फार्मर्स देखें, फार्मर का ग्राउंड पे किसका ताल्लुक पड़ता है, उसने या तो जिनर को बेचनी है या मंडी में, वो घूम फिर के जिनर के पास ही है। अगर फैक्ट्री मालकान जो जिनर्स हैं वो कपास नहीं खरीदेंगे तो कहाँ जाएंगे। या तो हुकूमत इस पर कोई मरबूत हिकमती अमली बनाए, क्योंकि 5 रोज से पूरे पाकिस्तान भर में बंद है। लेकिन अगर हम जून के स्टैट्स देखें तो जून के स्टैट्स के मुताबिक मैं देख रहा था कि हमारी टोटल जो फैक्ट्रीज हैं जिनर्स की वो 1000 से 1200 लगभग 900 1000 हमारी एक्टिव हैं। पिछले साल जो है 500-600 चली थी, तो खासा देखा आपने हमें नुकसान का सामना करना पड़ा था। डिमांड हमारी 1 करोड़ से जायद की है, 1.5 करोड़ की डिमांड है हमारी। अगर 1.5 करोड़ बेलें हमारे पास आती हैं देन वी विल बी सक्सेसफुल। उससे हमारे का क्या होगा, हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री चलेगी, हमारी लूम इंडस्ट्री चलेगी, लूम चले छोटी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उसको खासा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। एलसीज बंद होने के पिछले दिनों आपने सिनेरियो सारा देखा, जब तक हम अपने खाम माल को, जो हमारे रॉ प्रोडक्ट है, हम उसको नहीं यूटिलाइज करेंगे, उसको एक्टिव नहीं करेंगे। उसको एक्टिव करने के 2 ही तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी पॉलिसीज बनाए जाए जो हमारा जो प्रोडक्शन का मेन बंदा है उसको फायदा पहुंचे। किसान अगर काश्त लगा, जैसे इस बार बड़ी अच्छी बात थी, विज्ञान वज़ीर मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा एक्टिवली इस पर इनिशिएटिव लिया, कपास लगाए पूरे पाकिस्तान में 65 लाख, और पंजाब में जो है 50 लाख का एकड़ का टारगेट बनाया, और ये हाईएस्ट टारगेट था। अगर हम कंपेरेटिवली देखें तो 40, 32, 32, 30 से ऊपर नहीं गई थी। अभी की जो स्टैट्स हैं वो ये है कि कुछ जो सरकारी हैं वो कहते हैं 45-48 लाख है, 40 लाख, कुछ जो वैसे जो ऑफ द रिकॉर्ड स्टैट्स हैं वो कहते हैं 42-40 लाख। चलो अगर 42 लाख भी है या 45 लाख भी है तो एक बड़ा रकबे पर कपास काश्त हुई है। अब यहाँ पर ये स्टेप था कि अब जो पिकिंग मैनेजमेंट एंड देन पिकिंग, इस स्टेज पर फार्मर्स को देखिए, काश्तकार जो है ना, काश्तकार के पास जमीन ही है। कारोबार वाला बंदा क्या करता है, यार ये आइटम नहीं बिक्री, इसको स्किप करो, कोई और रख लो। सेम ऐसे ही है ना, फार्मर भी ऐसे करता है। फार्मर हमारा कपास नहीं लगाता, और वो लगाएगा भी क्यों। देखिए ना, एक तो ये आपको जैसे बात कर रहे थे मौसमी सूरत हाल, पेस्ट मैनेजमेंट, देन रेट नहीं मिलता। आज से 4 साल पहले 2500, 3000, 2500, 3000, 4000, 5000 ये रेट था। 5000 इंटरनेशनल प्राइस आया, अब 8500 आ गया। अब फार्मर का स्टांस में बात, मेरी नहीं, ये फार्मर के अल्फाज, वो ये कहता है कि जब बेचने जाते हैं हमने कंडा लगवाना होता है, बट्टा लगवाना होता है, वो सारे उनकी कटिंग है, वो बचकर हमें कितना बचता है कि 8500 होगा तो हमें तो 5000 बचेगा, 5000-6000 बचेगा, क्योंकि देखिए हर जगह टेक्निकलिटीज है। फार्मर ये कहते हैं कि हमें जितना ज्यादा बेनिफिट देंगे तो, लेकिन अल्लाह ना कि अगर इस बार फार्मर को नुकसान पहुंचता है तो हमारा जो कॉटन बेल्ट है वो पूरी तरह से मुतासिर होगी, क्योंकि फार्मर दोबारा आई डोंट थिंक सो ट्रस्ट करे ना करे, लेकिन आगे हालात खासे खराब होंगे। तो ये इस सिचुएशन को
फेडरल गवर्नमेंट को टेकअप करना चाहिए कि ये इट्स नॉट, ये कोई आम सी बात नहीं है, ये हमारा बड़ा इशू है। क्योंकि हमने अगर देखें तो लोगों ने कैसे तरक्की की है, लोग वही तरक्की करते हैं, तरक्की आती है। और कपास की वजह से तो हम लोगों को, जब हम पहले पीछे में जाए तो कपास की वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा मशहूर थी कपास की वजह से। 92 में हम लोग टॉप पे थे। और अच्छी कपास और यहाँ का चावल, यहाँ पे हमारी ज़राअत की वजह से तो हम जैसे कहते हैं रिच है, तो उस तरीके से अगर हमारी ज़राअत पर काम किया जाता तो मेरे ख्याल में आज हम बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होते हैं। अभी तो हम तरक्की की अभी मंजिलें तय भी नहीं कर पा रहे। एक मंजिल हम तय कर रहे हैं, आबादी के हिसाब से बढ़ रहे हैं तो एक मंजिल में हमारी तरक्की जारी है, एक मंजिल हमारी चल रही है, वो बढ़ रही है हमारी। हाँ, सही है। अच्छा, ऐसे ये बताओ कि क्या प्लान्स हैं, क्या सोचा हुआ है लाइफ में, आगे क्या करना है? म्यूजिक को ही लेकर चलना है? म्यूजिक को लेकर चलना है, शुरू से यही सोच थी। अब मैं अगर बताऊं तो पहले मैं क्रिकेटर था, मैंने अंडर 16-17 खेली है और लेकिन मेरा एक इंटरेस्ट इसमें भी था। अच्छा। लेकिन मुझे फिर थोड़ा इशू था, फिर थोड़ा हिजरत में रहा मैं ज्यादा, इसकी वजह से लगता है बहुत हिजरत की है। कहाँ हिजरत की है? मैं एक जगह ज्यादा नहीं रहा। अच्छा। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जितने भी टैलेंटेड हमारे अलावा और भी लड़के हैं, गलियों में टैलेंट पड़ा है, अगर ये खोजने पे आए, आई थिंक उनको मौका मिलना चाहिए। हम लोग और जितने भी नई जनरेशन के लड़के हैं जो इस चीज़ को करना चाहते हैं, वो हमेशा एक बात करते हैं कि यार बाहर तो हमें अच्छा मिल जाएगा माहौल, इस जगह इतना अच्छा मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हम अपने ही मुल्क का बोले कि बाहर वालों का भी हाल जो है ना, यकीन करें, जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो बड़ी मुश्किल लाइफ गुजार रहे होते हैं। टैलेंट की बात कर रहा हूँ, हाँ। एक कदर की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर इतनी वो खास नहीं है। हाँ। वो बस कुछ अच्छे लोग होते हैं जो याद कर लेते हैं, लेकिन करना है इंशाल्लाह, और मुल्तान का नाम रोशन करना है इंशाल्लाह जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर भी रहा हूँ। बिल्कुल। और इस पे मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन, गाने भी सुनेंगे, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते। कभी कभार ऐसे दिल करता है ना कि आप थोड़ा सा गुनगुना लें, गा लें। नहीं, आप सिर्फ गुनगुना नहीं सकती, आप प्रॉपर गा सकती हैं। ऐसे ही है। चलें, ये वो कहते हैं ना आपकी क्या 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 कहते हैं, सुनने वाले को कहते हैं, सुनने वाले को या गाने वाले को? नहीं, जो सुनने वाला तो सराहता है ना, जो आपको अप्रिशिएट करता है, वो भी एक आपके लिए एक वो रखता है ना। म्यूजिक सुनने की भी वैसे एक सलाहियत होती है, हर किसी को नहीं होता। ये ऑक्सीजन है जो आपको मिलती है। हाँ। कोई तारीफ करते तो आप बूस्टअप होते हैं। हाँ। और मजीद अच्छा करते हैं। अच्छा, ये वाकई है, जब लोग स्टेज पे जब गा रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी भी तभी आपकी बूस्ट करती है जब आपको जो सुनने वाले होते हैं वो आपको फुल एनर्जी के साथ और आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तभी सिंगर के जो है ना वो जज्बात, फीलिंग्स, वो थोड़ी एनर्जी जो है वो बहाल हो जाती है। बिल्कुल ना ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे, हाथ उनके जैसे बंधे बैठे हैं ना। हाँ। और ऐसे बैठे होंगे जैसे वो, उनको पता ही नहीं है यहाँ कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। और कुछ दिल में तो ऐसे सोच रहे होते हैं, ठीक है हम भी कर सकते हैं ये तो। आई थिंक जब ऐसे हुआ है कई बार, हम भी कहते हैं आ जाए सर ये ले माइक, आए करें। हाँ, ये कहते हैं जिसका काम उसी को साझे, जो कर सकता है। और ये सिर्फ ऑक्सीजन मिलता है आर्टिस्ट को जो स्टेज पे कर रहा होता है। थोड़ा सा शोर मच जाए, आप देखें उसकी एनर्जी है क्या, फिर आएगा मजा। घर वालों की तरफ से कितनी सपोर्ट है? घर वालों की तरफ से तो फुल सपोर्ट है, और अम्मी ने कहा तूने बन के दिखाना है और नाम रोशन करना है। बाबा का ख्वाब था ये भी मेरे लिए कि एक टाइम ऐसा आए कि लोग, मैं जो हूँ ना वो अपने बाबा के नाम से ना जाना चाहूँ। मेरे बाबा कहा करते थे कि मैं तेरे नाम से जाना चाहूँ। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ। 2014 में उनका विसाल हुआ था और मैं बहुत छोटा था और बहुत मिस करता हूँ उनको। हाँ। काफी ज्यादा। मैं सोचता हूँ आज वो होते, मुझे देख रहे होते तो। अब भी देख रहे हैं, साथ ही हैं। हाँ। गए नहीं है, मुझे ऐसे ही फील होता है मेरे अंदर ही है, लेकिन एक होता है ना दुनिया के लिए बस। ये पेरेंट्स जो हैं ये मैं समझती हूँ बड़े आपके कीमती असासा हैं, और इनमें से कोई एक भी आपके साथ ना हो तो आपका अधूरापन रहता है, और अकेलापन वो हमेशा इंसान महसूस भी करता है और उसको फील भी करता है। अच्छा, वो चीज़ें ना आपकी कमी कोई और पूरी कर नहीं सकता, चाहे वो कोई भी आ जाए आपकी उसकी जगह। तो ये मेरा शुक्र रहा है अल्लाह ताला का काफ़ी ज़्यादा मुझ पे उनका, कि मुझे घर वाले तो बहुत ज़्यादा, मेरी सिस्टर्स हैं, छोटा भाई है, और मैंने छोटे भाई को लाना ही था
लेकिन नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह जरूर लाऊंगा। काफी प्यारी आवाज है उसकी। अच्छा। बहुत अच्छा गाता है। कोई 16 साल का ही है। अच्छा। तो मुझे देख देख के सुन के तो अक्सर ऐसा होता है कि कभी 2 शोज आ जाते हैं, मैंने 2 जगहों पे जाना है सेम टाइम में, तो मैं एक जगह उसको भेज देता हूँ। मतलब सुनने में ऐसा लगेगा कि उसकी मेरी आवाज काफी हद तक सेम है। अच्छा। तो लोग उसे भी मैनेज कर लेते हैं, ठीक है सर भाई आप उसे भेज दें, आप इधर आ जाएं। सही। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चल जाते हैं। तो मैं खुश हूँ इस बात पे, कभी मुझे फीवर हो, बुखार हो, थका हुआ हूँ तो मैं उसको भेज सकता हूँ। मेरी सीट संभाल सकता ये है कि चलो वो भाई जो है वो भाई की कमी को पूरा अच्छा, फिर कर लोग लेता है। कहते हैं कि जो आपको विरासत में मिला है या आपने शुरू से ऐसे में, यार नहीं, ये कोई होता है, गॉड गिफ्टेड होती है, गॉड गिफ्टेड होता है। हाँ, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, तला है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी, एक तो मैं कहना चाहूँगा कि आज आपके प्रोग्राम का एक मरतबा फिर से हिस्सा बन रहा हूँ और मुझे खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं कहीं भी चला जाऊँ रोही न्यूज़ और खास तौर पे ये आपका प्रोग्राम मैं देखना नहीं छोड़ता। बहुत शुक्रिया। मैं मुल्तान रहता हूँ, लेकिन आजकल मैं हरुणाबाद आया हुआ हूँ। अच्छा। और आज फिर आपका मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो आज सुबह सिंगर बैठे हुए हैं, तो फरमाइशी गाना सुनना मैंने इनसे। फरमाइशी गाना, हाँ जी। क्या फरमाइश कर? जो आजकल वायरल हो रहा है, बहुत मशहूर हो रहा है गाना, कैफी का कहानी सुनो। कहानी सुनो, अच्छा अच्छा, ठीक है। लाइव सिंगिंग की तो अपनी ही कमाल है ना, ऐसे जाहिर सी बात। फिर ये अच्छा, ये इतना वायरल हुआ है सॉन्ग माशाल्लाह से, बहुत गाना, बहुत मतलब ये टॉप ट्रेंडिंग रहा है। मेरा जो एक सेंस है, मैं अच्छे गाने सुनता हूँ। इसकी जो लाइनें है ना, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ, कमाल, मतलब शायरी भी कमाल होती है, गाया भी कमाल। बहुत एंड एक पसूरी आया था, उसने हिट किया, उसके बाद ये कहानी सुनो, तो हमारे सिंगर्स हैं ना। पसूरी तो आगे, लेकिन मुझे कहानी सुनो ज्यादा पसंद आया। कैफी किया मुझे बहुत। अच्छा, अली ने भी मुझे लगता है बड़ा एंजॉय किया। और एंजॉय किया, खासतौर पर आपकी आवाज ही पहली मुझे पता चला गया। मुझे लगता है अली को, मुझे मेरी आवाज बहुत ज्यादा पसंद आ गई। बिल्कुल। ठीक है, अली आपके लिए कुछ स्पेशल आपके लिए गाएंगे, ठीक है ना? अली भी गाएं। थैंक यू सो मच अली, आप हमारे साथ रहे। असद, आप हमारे साथ रहेंगे, आपसे मजीद भी सॉन्ग सुनेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट भी मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। असद आलम हमारे साथ मौजूद हैं और असद के सॉन्ग्स भी हम इंजॉय कर रहे हैं, यकीनन आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, आपको भी पसंद आ रहे होंगे। और माशाल्लाह हमारी तो बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, बेस्ट विशेज़ हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आगे आपको मज़ीद तरक्की दे। तो और इसके साथ साथ जिस तरह हम आपकी म्यूज़िक की बात हो रही है, थोड़ी इनकी फैमिली की बात हो रही है, थोड़ी इनकी मोहब्बत की जिस तरह इशारे किए थे ना इन्होंने अपनी, तो कुछ हासिल इन्होंने कर लिया है, तो उस हवाले से भी थोड़ी सी इससे बातचीत करते हैं कि मोहब्बत का सफ़र जो है वो कैसा चल रहा है। सफ़र यही है कि ख्वाब देखा था और बहुत खूबसूरत ख्वाब, सोचा था उसे हकीकत बनाऊं और अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया। बहुत पापड़ बेलने पड़े। अच्छा। और मैं हमेशा कहता था कि यार मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ऐसी कभी फीलिंग आएगी, ना मैं ऐसा कुछ करूंगा, मैं ऐसा हूं ही नहीं, मेरा दिल ही वैसा नहीं है। लेकिन जब वो हुआ तो फिर ऐसा हुआ कि बस वो होश ठिकाने आ गए। अच्छा, वो कहते हैं ना मोहब्बत में फिर आपको जो है बहुत सारी मुसीबतें, मुश्किलें, फिर ये सब चीजें आती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। अभी यही कह सकता हूँ कि इश्क कामिल हो गया अब। अच्छा, हासिल हो गया ना, तो हासिल हो गया तो जाहिर सी बात है फिर आपका। वो देख भी रही होंगी मिसेज मेरी। अरे मिसेज देख रही हैं तो फिर उनके लिए भी, आप दोनों के लिए बेस्ट विशेज हैं जी। वो तो किसी बहुत बात सारी में नाराज है, मैं तो कान पकड़ लूंगा अभी। बात कर लेना मुझसे। अच्छा अच्छा, ये तो जाहिर सी बात है, मोहब्बत में, आपके इश्क में ये चीजें चलती रहती हैं, रूठना मनाना, और फिर आपका बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये लाइफ का हिस्सा होती है ना। दोस्त कहते हैं कि यार तेरे तो मजे, तो सिंगर है, और वो जब नाराज होगी तो नाराजगी वाला कोई गाना गा देगा। हाँ। वो मानना कि बेटा घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर कभी तुम मुझसे पूछो कैसा गाता है, ठीक है, सही है। अच्छा, कितनी सपोर्ट करती हैं आपको वो आपकी वाइफ? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा, मतलब उस जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में भी और आगे भी। मैं यही चाहता हूँ कि वो हमेशा साथ रहूं और आगे भी साथ हूँ।
इस जहां में भी उस जहां में भी। सही है। और ये वैसे भी मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है जी। ये तो इसमें बरकत भी होती है, इसमें मोहब्बत भी होती है और थोड़ी सी जो है ना वो लड़ाई झगड़े तो फिर वो उस रिश्ते की मेरे ख्याल में खूबसूरती को मजीद जो है निखारते भी हैं अगर वो सिर्फ वक्ती लड़ाई झगड़ा हो। तो मेरे ख्याल में रिश्तों को बचाना चाहिए। आजकल वैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं कि लोग रिश्तों को तोड़ने में जो है वो पहल कर लेते हैं और फिर रिश्तों को निभाते नहीं हैं। जहाँ ज्यादा तो मोहब्बत रिश्ते हो जो वहाँ हैं- लड़ाई हल्की फुल्की तो चलती ही है, लेकिन अगर कोई तीसरा आके खुलल डालना शुरू कर दे वो थोड़ा हाँ मैं उस देखो चीज को अपने रिश्तों में किसी और को बीच में आने भी कभी नहीं देना चाहिए बोलने नहीं आपको। देना चाहिए। हर किसी का अपना पर्सनल है, जो अपना जिस तरह रहे तो हम्म, किसी को नहीं आना चाहिए। हाँ आप अच्छा भाई कभी ऐसा हुआ है वैसे कि भाई चलें आप वो जैसे अभी भी रूठी नहीं है तो आप मेरे ख्याल में गाना अभी हम गाए मेरे ख्याल में इनसे सुनेंगे तो ये उनको डेडिकेट कर तो अभी देंगे। वो अगर मिसाल वो रूठती है नाराज है तो मैं उनको ये गाना गा के गा लूंगा कि रूठे हो? नहीं नहीं हाँ रूठे हम तुमको कैसे बनाए थे। बताइए कि वो भी मैं उसकी गाना जनरेशन के मुताबिक गाता हूँ। अच्छा। छोटी सी है, मैं पुराने गाने गाऊंगा तो वो उल्टा लो, कहेंगे बस अभी कर। तो हम पुराने गानों की भी अपनी उनके लिए हमने तो अच्छा गाएंगे तो हाँ। मैं उसके लिए अक्सर ये भी गाता हूँ मैं। अच्छा। रूठे हम तुमको कैसे मनाए भी या बोलो ना, या मैं फिर वो गा देता हूँ ना मारेगी आवारगी मेरी, ना मारेगी दीवानगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जानी सार है ये जानी सार, तेरे प्यार पे मेरे यार जानी सार है। फिर भी नहीं मानती। मान जाएगी अब भाई मान जाए नाराज हुई नहीं है तो मान जाएंगी। जी, अभी देख ही रही होंगी तो वो मेरा यकीनन मेरे ख्याल में अब नाराजगी उनकी दूर हो गई होगी बिल्कुल अब खुश हो गई होगी, है ना। अब कह रही होगी मेरे नहीं बोल रही। अभी मैसेज आ जाएगा आपको मैं राजी हो गई हूँ। बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ ऐसे ही है। अच्छा ये बताएं कि जाहिर सी बात है आपका फेवरेट आप सिंगिंग क्योंकि शौक रखते हैं तो फिर आपका जो है मोस्ट फेवरेट जो सिंगर है वो कौन रहा है जिसको आपने देखा हो कि हाँ यार ये मेरा फेवरेट है और इसके गाने गा के और मेरा एक तो मैं वर्सटाइल गाने गाता हूँ। मैंने रॉक भी गाया, मैंने गजल भी गाई, मैंने पॉप भी गाया, मैंने हर जोन में गाया। तो मैं उसी लिहाज से अगर मैंने गजल गानी है मिसाल के तौर पे तो मैं मेहदी हसन खान साहब को सुनूंगा, गुलाम अली साहब को सुनूंगा, पुराने जो हैं उनको सुनूंगा गजल के मुताबिक, क्योंकि जो वो गला है गजल में ढालने का वो सिर्फ हमें वही बता सकते हैं। अगर मैंने रॉक गाना गाना है उसके लिए जो रॉक गाने वाले सिंगर्स हैं तो अगर पुरानी जनरेशन की बात की जाए तो मेहदी हसन खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब और गुलाम अली साहब, मैडम नूर जहां, लता जी, किशोर कुमार, ये सब मुझे, उदित नारायण। और अगर आज की जनरेशन की बात की जाए आतिफ असलम, ये मेरे फेवरेट हैं। और मैंने जिनको ज़्यादा सुना है इस जनरेशन में, या लोग अक्सर कहते भी वो बोलते तो अरिजीत सिंह को मैंने बहुत सुना है, वो बहुत फेवरेट है मेरे। तो मैं कभी भी टैलेंट में या इस म्यूज़िक में कभी मैं ये पार कर नहीं देखता कि वो वहाँ के हैं यहाँ के हैं, तो मैं इज्जत करता हूँ। अच्छा म्यूजिक में मैं समझती हूँ सब बराबर ही होते हैं, मतलब आप जाहिर सी बात है हम देखें ये फूल है ना, हाँ। ये गुलाब का फूल है, चमेली का है, ये सूरजमुखी का है, हर किसी की अपनी खुशबू है जो वो बखेर रहा है। ऑडियंस उसको भी प्यार दे रही है, उसको भी प्यार दे रही है, वो अपना आर्टिस्ट सबके हम होते जो हैं। कंपेयर करते हैं ना हम लोग, ये हम गलत करते हैं, ये हम बहुत गलत करते हैं। जब वो एक दूसरे को ऐसा नहीं बोलते तो हम कौन होते हैं उनको कंपेयर करने वाले, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। अच्छा ये है हमारे यहाँ थोड़ा सा क्योंकि हम यहाँ चीज़ों को उस तरीके से इतना प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन अगर हम हमारे हमसाया मुल्क में देखें तो वो आर्ट की बहुत कदर करते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा अलमिया है, यहाँ आर्टिस्ट को उस तरीके से ना ही उसकी लुक आफ्टर उसको किया जाता है ना उसको प्रमोट किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रियलिटी शोज यहाँ पर नहीं है वो। अब वहाँ हर चैनल पे रियलिटी शो चल रहा है, स्पॉन्सर मिल रहे हैं उनको नए टैलेंट का। अच्छा ये फ्यूचर बनते हैं, हमारी भी इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, आखिर उन्होंने भी रिटायर होना है, आगे दूसरों ने भी आना है। मेरा ये मानना है कि नए लोगों को, नए लड़कों को चांस दें,
उनको भी मौका दें कि वो अपना टैलेंट दिखाएं और आगे बढ़ें और सपोर्ट करें ताकि अच्छा कर पाएं और वो अपने घर वालों के लिए कुछ कर पाएं। जो टैलेंटेड लोग हैं बहुत बिल्कुल ऐसे ही है ये। आप हमारे यहाँ ये देखें जो बहुत टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत टैलेंट है माशाल्लाह, बहुत टैलेंट मैं है। कहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत। हाँ, अभी अगर हम सिर्फ ढूंढने निकले तो आपके बहुत लाखों की तादाद में आपके पास जो है वो टैलेंट आ जाएगा और लोग अपना जो है वो अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, हम मसाइलों का ज्यादा शिकार रहते हैं, तो हम अपने मसाइलों में इतने उलझे रहते हैं कि हमारे शौक जो है वो साइड पे हो जाते हैं। तो जाहिर हम बहुत सारी चीजें अपनी जो है वो हिडन ही रखना पसंद करते हैं, शो ऑफ नहीं करते कि यार अच्छा क्या करना है, कुछ और कर लो, ये बन जाएंगे, अगर सिंगर बन जाएंगे तो क्या कर लेंगे, हमारे अगर कोई अच्छा और कोई और टैलेंट है करते हैं। अभी वो बेचारा शुरू ही कर रहा है, तुम लोग पहले गलतियां निकालना शुरू कर दो, ये अच्छा नहीं है। पहले उसे करने तो दो यार, एक बार देख तो लो कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। जब वो कर लेगा तो उसके बाद तुम उसको बताओ कि यार इस चीज में कमी है, इस चीज में अच्छा ही है तेरी। That's the most important thing. बिल्कुल ऐसी है, मौका लाजमी इंसान को देना चाहिए अगर वो जो कुछ करना चाहता है, जो उसकी ख्वाहिश है। अच्छा, इसको ये हमारी तो चैट भी चलती रहेगी, बातें भी होंगी, मजीद भी इनकी लाइफ के हवाले से भी जानेंगे और इनसे सॉन्ग्स भी सुनेंगे, लेकिन अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों और फलों के क्या रेट्स हैं। जी, मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट में आज के ताज़ा भाव की बात करें तो फलों की कीमतों में किसी हद तक कमी देखी गई है, जबकि सब्जियों की कीमतें वहीं बरकरार हैं। आज सब्जियों में बात करें उन सब्जियों की जो सबसे ज़्यादा महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं, जिसमें अदरक 800 रुपये फी किलो में, चाइना लहसुन 320 में, देसी लीमू 240 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। और इसके साथ लीमू जो है वो 160 में भी फ़रोख्त होता है, लेकिन उसमें देसी और चाइना का और उसके साथ रस का फ़र्क आ जाता है, इसलिए कीमतें भी मुख्तलिफ देखने को मिलती हैं। मौसमी सब्जियों की बात करें जिसमें भिंडी और घिया तोरी जो है वो 80 से 100 रुपये फी किलो में, और इसके साथ बात करें टिंडा की 160 रुपये फी किलो में, मटर 320 रुपये फी किलो में। और बात करें अगर रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाली लाजमी सब्जियों की, जिसमें हरी मिर्च 120 में और प्याज महंगा हुआ था गुज़श्ता 2 दिनों में 80 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर जो है वो 60 से 80 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। इसी तरह फलों की तरफ जाएं तो फलों की कीमतों में कुछ कमी देखी है। सेब जो है वो 500 रुपये तक पहुंचा हुआ था, 320 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है। केले जो हैं वो 240 से कम होकर 200 रुपये फी दर्जन में फ़रोख्त होने लगे। 100 रुपये में भी दस्तयाब हैं, 120 में भी दस्तयाब हैं, लेकिन क्वालिटी का जो है कंप्रोमाइज़ ग्राहक को करना पड़ता है, जिस हवाले से रेट्स भी मुख्तलिफ देखने को मिलते हैं। आम रेहड़ी के, दुकान के, मंडी के जो दाम हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं। और इसके साथ आमों की बात की जाए, मुल्तान का बड़ा ही अहम फल है, मुख्तलिफ अक़साम और मुख्तलिफ उनके दाम हैं। चौंसा की बात करें 200 रुपये फी किलो में, दुशहरी भी 200 में, जबकि अनवर रिटोल जो है वो थोड़ा इन सब से ऊपर जा रहा है, 240 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। सिंधड़ी 160 में, और इसके साथ देसी जो है वो 100 से 120 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। इसी तरह खुबानी भी मौसमी फल है, 200 से 320 में फ़रोख्त हो रहा है। मिठास के हवाले से जो है और अक़साम के हवाले से खुबानी की कीमतें भी मुख्तलिफ देखी जाती हैं। इसके साथ अलीपुर का अनार 320 में, और सुंदरखानी अंगूर मकामी इलाकों से आ रहा है, इसकी वजह से अंगूर की कीमत में कमी है, अभी 400 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। और इसके साथ मीठा 320 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। ओवरऑल अगर थोड़ा सा देखा जाए कि महंगाई कितनी है, फलों में जो है महंगाई अभी बरकरार है, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जबकि मौसमी और जो लाजमी जो सब्जियां हैं रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी कीमत में फिर भी कमी है, जबकि लहसुन, लीमू और अदरक जो हैं वो बड़े अरसे से महंगे दामों में फ़रोख्त हो रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। और जिस तरह हम देख रहे हैं महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, फलों के हवाले से जिस तरह अभी बता रहे थे, सब्जियों और फलों की कीमतों में भी जो है उतार चढ़ाव जो है वो लगा रहता है, और लेकिन फिर भी अच्छे फ्रूट्स जो हैं वो आपकी सेहत के लिए हमेशा हम बात करते हैं कि अच्छे रहते हैं, लाजमी खाया करें, चलो थोड़े से लेकिन खाया ज़रूर करें। हमारे साथ जो है अभी एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, उनका तारुफ करवा देते हैं। एमन ज़ाहरा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, आज एमन से हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा वो ये है कि जी दिन ब दिन हम देख रहे हैं हमारे माशरे में जिस तरह बहुत सारी चेंजिंग्स आ रही हैं, स्पेशली हमारे नौजवान नस्ल के हवाले से बात करेंगे तो एग्रेशन
बढ़ता जा रहा है। हमेशा हम बात करते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी की, एग्रेशन, टेंशन, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? स्पेशली आजकल बच्चों में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो आज हमारा इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या थेरेपीज होनी चाहिए जिससे इनको कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरह खुद को खुश भी रखा जा सकता है ऐसे हालात में भी। कैसी हैं आप एमन? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि जिस तरह हमारा ये टॉपिक भी है कि आजकल जिस तरह नौजवानों में बहुत ज़्यादा एग्रेशन बढ़ रहा है, क्या समझती हैं क्या रीजंस हैं? रीजंस, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल रीजंस पे जाने से पहले अगर हम इस टर्म को समझें कि ये जो अग्रेशन की टर्म है इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, क्योंकि हमारे में हर दूसरा बंदा जो है वो ये कह रहा होता है कि मैं डिप्रेस हो रहा हूँ या मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, यार मुझे कुछ ना कहा करो, मैं तो बहुत अग्रेसिव हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो अग्रेशन एंड अग्रेसिव ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो अग्रेसिवनेस है ना वो कॉमन है, हर इंडिविजुअल, हर पर्सन इसको एक्सपीरियंस करता है। लाइक हम में से हम 3 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम तीनों की जो अपब्रिंगिंग है वो अलग अलग इन्वायरमेंट में है, हमारा थॉट पैटर्न अलग अलग है, तो अग्रेसिव हम तीनों ही होते हैं। ऐसी हर वो चीज जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसा नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली हमें गुस्सा आता है। लेकिन जब यही गुस्सा एक अब्यूज की फॉर्म में आता है, एक फिजिकल अब्यूज हम किसी को करना शुरू कर देते हैं वर्बली, तो ये चीज अग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम इसकी बात करें रीजंस की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रीजन यही है कि हम अपने माइंड में एक सेटअप बना लेते हैं चीजों का कि ये चीज हमें ऐसे चाहिए। हाँ। ठीक है, हम बाजार जाते हैं ना, हमने सिंपल सी एक चीज है कि हम शॉपिंग के लिए गए हैं और हमने ना नेट पे एक ऑनलाइन एक सूट देखा है जो कि शायद 50 या 60,000 का है, हमारी अप्रोच में नहीं है। हमने सोचा कि हम खुद से इसे क्रिएट कर लेते हैं, अब हमें वो मटेरियल नहीं मिल रहा बाजार से, तो हमें इतनी सी बात पे भी गुस्सा आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टेम्परामेंट है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत कम है, हम लोग किसी चीज को बेयर नहीं कर सकते। और दूसरी चीज आ जाती है इसमें ओवर थिंकिंग। वो तो फिर बहुत ज्यादा ही है, वो बहुत ज्यादा है कि हम इतना ओवर थिंक करते हैं चीजों को, हम इतना बुरे तरीके से परसीव करते हैं। ओवर थिंकिंग कहाँ से शुरू होती है? हमारी परसेप्शन से शुरू होती है। एक चीज कही जाती है, एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं साइकोलॉजी की फील्ड में, एल्बर्ट एर्क, उन्होंने कहा था कि जिंदगी में ना 100% प्रॉब्लम्स तो होती हैं, 10% वो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन 90% वो हमारी परसेप्शन है, हमारी अपनी परसेप्शन। कहा जाता है कि आप किसी चीज को देख के उसके बारे में क्या सोच रहे हो। ठीक है, आप किसी की लुक्स देख के उसको जज कर रहे हो कि ये तो ऐसा होगा। इवन हमारे रिलेशनशिप्स देख लें, हर दूसरा बंदा ब्रेकअप को लेके बैठा हुआ है कि वो डिप्रेस है, और हमारे पास भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो यंग जनरेशन आ रही होती है वो इसी इशू के साथ ही आ रही है कि 18 से 25 तक की जो एज है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल एज है, और इसमें आप इमोशनल जो आपकी अटैचमेंट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। नो डाउट आपके जो अपोजिट जेंडर की तरफ एक अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो ये इश्यूज आपको आ रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया? ठीक है, ये जरूर कहीं इशारा होगा, इधर तो नहीं, इधर नहीं है, ये एक जनरल इशू है। ठीक है, तो नहीं, एक जनरल इशू है, क्यों नहीं किया, शायद ये बदल गया है, ये कहीं और इन्वॉल्व है। ठीक है, मोस्टली हम जो गर्ल्स होती हैं हम इनसिक्योर होती हैं, पॉजेसिव होती हैं, और नो डाउट ऐसा है, ये हम लोग, ये रिसर्च कहती है। अगर आप थोड़ा सा ऑनलाइन है और 3 मिनट हो गए, अच्छा, क्योंकि सोशल मीडिया के आने की वजह से ना हमारी ये जो एप्स हैं, मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? एग्जैक्टली, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया? थोड़ा सा पॉजिटिव होती है, लेकिन उनका होना बनता भी है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सब ये नहीं कहते। अच्छा, ये ऐप्स आने के पहले होता ना सिंपल मैसेजेस होते थे, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है कोई फर्क नहीं पड़ता, रीड किया है नहीं किया, ये बहुत सारी चीजें। दरअसल हमें ना साइकी पता नहीं है। अब हम अल्लाह ताला ने ना औरत और मर्द को जैसे फिजिकली अलग अलग बनाया है, तो सेम अल्लाह पाक ने औरत और मर्द को साइकोलॉजिकली भी अलग अलग बनाया है। बिल्कुल। अब औरत है ना, औरत को तारीफ चाहिए, वो तैयार होके आए तो उसका शौहर वो चाहती है कि वो चाहे बुरी भी लग रही है ना, वो उसको कहे कि वो अच्छी लग रही है, सुनना अच्छा लगता है।
तो उसने सुनना है। लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकली एक मेल की बात करें तो ये एक चीज उसमें रखी गई है कि उसको एक ज़हनी सुकून चाहिए। हाँ। ठीक है, मर्द जात जो है उसको आप कभी भी अगर ये कहो ना कि मैंने इसको बहुत मोहब्बत दी है, एक प्यार दिया है, तो रिसर्च इस चीज को कहती है कि मर्द को हमेशा एक ज़हनी सुकून चाहिए। अब मियाँ बेचारा सारा दिन काम करके ऑफिस से आया है, घर वो सुकून की सांस ले रहा है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम चुप क्यों हो, तुम इतनी देर बाद आए हो, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसको तुम्हें सांस तो लेने दो। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन है, यहीं से ओवर थिंकिंग जनरेट होती है, रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। अगले ने छोटी सी कोई नेगेटिव बात अगर कर भी दी है तो अग्रेशन लीड कर रहा है कि बर्दाश्त हमारे यहाँ अब जो है ना है ही नहीं। हम जिस तरह बात करते हैं कि आए दिन तलाक की शरह बढ़ती जा रही है, वो यही मसले हैं जिस तरह आप बात कर रही हैं कि रिलेशनशिप्स हमारे, क्यों हम भी बात करते हैं कि छोटी सी कोई बात होगी, कोई बात इतनी बड़ी भी नहीं होगी, लेकिन आपकी जो जैसे ही आपकी बात बिगड़ेगी तो वो फौरन तलाक पे चली जाएगी या आपका रिश्ता वो जो है ख़त्म हो जाएगा। इवन कि आपके पेरेंट्स के साथ, आपके बहन भाइयों के साथ, ज़रूरी नहीं है कि जस्ट मियाँ बीवी, आप ये तमाम रिश्ते जो होते हैं वो मैं समझती हूँ जो आपसे कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वो बड़े कीमती होते हैं, बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं। और हम बिगाड़ने में भी खुद ही जिम्मेदार, हम एक को नहीं ठहरा सकते, दोनों की गलती होती है, दोनों की होती है। हाँ, मनाना पड़ता है, अगर रिश्ता बचाना है, अगर आगे लेके चलना है तो दोनों को एक दूसरे की स्पेस को समझना होगा। जैसे बात की मियाँ वाली, अब वो सम टाइम ऐसा हो मियाँ कहेगी, ये खुद मियाँ है ना इसलिए फौरन से आ गया, जो ना मसला बाहर का है, तुम मेरे साथ मुंह बना के बैठे हो। हाँ, तो इस तरह नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने भी वो ये समझा रहे हैं आप, ये समझा रहे हैं। नहीं, वो तो अभी प्रॉपर मियाँ तो बनना है, अभी तो रुखसती तो हुई नहीं है। सही। चले रुखसती भी हो जाएगी, पहले कहते हैं ना प्रैक्टिकली भी आपको बहुत चीजें जो है वो समझना भी जरूरी है, जिंदगी गुजारने के तरीके आने चाहिए। ऐसा है कि नहीं है ये? हाँ, जिंदगी के भी तरीके होते हैं, अपने अगर अपनी लाइफ को चलाना है तो उसमें बहुत सारी चीजों को जिंदगी में मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा सीरियस भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, लेकिन ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। जिंदगी को अगर जीना है तो बिल्कुल सुकून, रिलैक्स, हंसी मजाक में, तो आई थिंक बिल्कुल ऐसे ही है। मोर बेटर। अच्छा, जिस तरह हम एक बात कर रहे थे कि किस तरह हमने रीजंस पे हम जाते हैं ना, कि रीजंस मोस्टली जो आ जाती हैं कि आपका जो एग्रेशन बढ़ता है, आप एग्रेसिव हो जाते हो, डिप्रेशन में भी सम टाइम जैसे ही आपका एग्रेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, और फिर ये चीज़ें भी आगे फर्दर चलती हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले साइकोलॉजिकली जितने भी डिसऑर्डर हैं, जितने भी आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं, उसमें अगर आप एक मेजर कॉज की बात करें ना, जितने भी हैं उनमें एक कॉज जो है वो कॉमन है सब में, वो है आपकी सोच, आपका थॉट पैटर्न। अब जैसे कि एक रिसर्च थी हमारे पास के एक कोई क्रिमिनल थे, तो उनको जेल में रखा हुआ था, तो उनको फांसी की सजा होनी थी। तो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा क्यों ना, मर तो इसने वैसे ही जाना है, तो क्यों ना हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सही। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम ना अर्ली मॉर्निंग आपको फांसी की बजाय ना हम आपको जहर पिलाएंगे स्नेक का, और हम उससे आपको मारेंगे। वो बंदा बेचारा पूरी रात सोचता रहा कि अब जो है पता नहीं वो कैसा होगा, उसका टेस्ट कैसा होगा। फांसी तो चलो एक दफा मेरी वेन पे आनी थी और मेरी सांस से निकल जाना था, पता नहीं मुझे कितनी तकलीफ होगी। खैर, अर्ली मॉर्निंग उन्होंने क्या किया कि एक कप में ना उन्होंने सिंपल वाटर उसको पिलाया, और वो पर्सन वाकई में उसकी डेथ हो गई। और आफ्टर द पोस्टमार्टम जब उसका किया गया तो उसके जो स्टमक है उससे वाकई वो स्नेक का जहर मिला। अच्छा, ठीक है, तो ये चीज है, ये इस चीज को प्रूव करती है कि हमारी थिंकिंग जो है वो कितना अफेक्ट करती है हमारी मेंटल हेल्थ को। हम जिस तरह के सिग्नल्स अपने ब्रेन को देंगे, अपने माइंड को देंगे, वैसे ही हार्मोन रिलीज होंगे। हमारी जो पूरी बॉडी वर्क कर रही है, किस पे कर रही है, हमारा ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है ना इसको। और ब्रेन कोई चल के तो वहां तक नहीं जा रहा ना, अब स्टमक में पेन हो रहा है, ब्रेन तक सिग्नल्स ही जा रहे हैं ना, एक हार्मोनल रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी में। तो जैसे आप सिग्नल्स दोगे ब्रेन को, आपके ब्रेन वैसे ही हार्मोन रिलीज करेगा, वैसे ही आपकी फीलिंग्स होंगी। और अगर उन फीलिंग पे फिर आपने अपने थॉट पैटर्न और नेगेटिव कर लिए तो आप ऑटोमेटिकली लीड करोगे किसी भी डिसऑर्डर में। अब सिंपली अगर वो थॉट्स आप नेगेटिव, आप खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हो, वर्थलेस फील कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपको लीड करेगी डिप्रेशन एंड अल्टीमेटली लीड इनटू सुसाइड। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि अभी जिस तरह रिसेंटली जो है जहांगीर तरीन के जो भाई थे उनकी भी डेथ हुई, उन्होंने खुदकुशी की, वो यही होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा बेबस खुद को फील करता है तो उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज इसी तरह बढ़ते हैं कि वो खुद को फिर
वो ये हल एंड में यही निकालता है कि यार खुद को मार लेना ही ज्यादा बेहतर है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज कनेक्ट करना चाहूंगी कि हम में से बहुत सारे लोगों की जो परसेप्शन है ना, वो ये है कि वो उनको लगता है कि जो लाइफ में पैसा है वो आपको सुकून देता है। आपके जो मेंटल, अक्सर लोग हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, तो वो उनकी यही थॉट पैटर्न है कि आपको तो डिप्रेशन हो, आप तो एक ट्रिप बुक करें, आप स्कर्दू चले जाए, आप 8 दिन का टूर करके आए, आप रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम अगर उन्हें कहें ना कि आप थोड़ी सी अपना जगह चेंज कर लें, आप थोड़ा सा अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लें, अगर आप हॉस्टलाइज हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में एडजस्ट नहीं हो रहे, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, आप जगह चेंज कर लें। तो ठीक है, इसमें मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदी कहते हैं। अब बात का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। हम बात कर रहे थे एग्रेशन के हवाले से, रीजंस के हवाले से। हम आई थिंक बात कर रहे थे बॉडी की, माइंड की, कि जिस तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, हम बॉडी को जिस तरह से ट्रेन करते हैं, हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। जैसे हमारा एक स्लीप साइकिल बन जाता है ना, कि हम अगर फॉर एग्जांपल डेली सुबह 7 बजे उठते हैं और रात को 10 बजे सो जाते हैं, तो कभी हमें अगर कभी कोई काम होता है, कोई इवेंट है, तो ऑटोमेटिकली हमें 10 बजे नींद आना शुरू हो जाती है। और कभी अगर हम रात को लेट भी सोएं, चाहे हम 4 बजे सो रहे हैं, तो भी ऑटोमेटिकली हमारी आंख 7 बजे एक दफा तो जरूर खुलती है। मीन्स हमने अपने माइंड को, अपनी बॉडी को ट्रेन किया है उसके अकॉर्डिंग। तो सेम हम अपने माइंड को साइकोलॉजिकली, अपनी मेंटल हेल्थ के हवाले से जिस तरह से ट्रेन करेंगे, वो वैसे ही ट्रेन होगा और वैसे ही वर्क करेगा। अब ये ट्रेन कैसे किया जाए, और ये ट्रेन करना, कहना हमारे लिए आसान है, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम तो कह देते हैं, लेकिन जो बंदा इस चीज से गुजर रहा होता है उसके लिए शायद मुश्किल होता है। ठीक है, अब आप 25 ईयर्स के हैं और कोई पिछले 5-6 साल से एक चीज को फेस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो डेफिनेटली 50 मिनट के सेशन में आप ये अगर सोच के आएंगे कि बस मैं क्लिनिक से बाहर निकलूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर 25 साल की एक थॉट है, एक बिलीव है, एक साइकिल है, उसको तोड़ने में 25 दिन तो लगेंगे ना। ये वो चीजें तो नहीं है ना कि आपने बस गोली खाई और गोली ने जाके रिएक्ट किया और जो है आपका सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा, ये वाकई टाइम टेकिंग जरूर है। हम लोग कहते हैं कि कुछ चीजें जो मेडिसिन है, आप मेडिसिन से खुद को थोड़ा रिलैक्स तो कर लेंगे, लेकिन ये वो कहते हैं ना, अपने अंदर विल पावर आपकी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर विल पावर होगी तो आप अपने आप को उस चीज से निकाल सकेंगे। अगर विल पावर ही नहीं होगी तो फिर आप उस चीज से बाहर नहीं निकल सकेंगे। मैंने खुद, क्योंकि मैं इन चीजों से मैं भी गुजरी हुई हूँ। हम लोग बात करते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, या बहुत फौरन से हम कोई बात हो, लेकिन जो इंसान सफर कर रहा होता है उस फेज से गुजर रहा होता है, उसको बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि यार वो क्या क्या चीजें फेस कर रहा है। तो ये बड़ी मैं कहती हूँ आम बात नहीं है डिप्रेशन और एंजाइटी। ये आपको बहुत डिस्टर्ब करती है, आपको मेंटली, आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत ज्यादा खराब करती है। तो लेकिन गुजरता वो बहुत मुश्किल वक्त है जब वो गुजर रहा होता है। तो हाँ, लेकिन ये है कि हमें कि किसी साइकोलॉजिस्ट से भी अगर हम, तो लोग कहते हैं यार ये पता नहीं पागल है, ये अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, लेकिन असल ये है कि वो जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग आपको करती है। आप एक डॉक्टर के साथ भी आप अपनी हर चीज शेयर करते हैं, तो उसे पता चलता है कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अच्छा, हमें पता क्या कहा जाता है कि आप थेरापीज अप्लाई करते हो, डेफिनेटली कम्युनिकेशन ही होती है जो हम क्लाइंट के साथ कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट करके ही हम थेरापी अप्लाई कर रहे होते हैं। अब एक्चुअली हम उस पे वो थेराप्यूटिक इंटरवेंशन ही लगा रहे होते हैं, लेकिन उसको लग रहा है कि ये सिंपल कम्युनिकेशन है। तो मोस्टली लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि आप कम्युनिकेशन से किसी को ठीक कैसे कर सकते हैं, सिर्फ बातों से आप ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा आंसर मैं देना चाहूंगी कि अगर आप बातों से अफेक्ट हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, तो ठीक भी हो सकते हैं। तो कहते हैं ना, आजकल हमारे पास टाइम नहीं ना, हम असल में कहना चाह रहे थे, हम सुनना नहीं चाह रहे होते। ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। तो आप अगर किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो उसकी सुने भी सही, तो तभी आपके जो है चीजें बेहतर हो सकती हैं। चलिए जी, ये इस पे भी हम मजीद बात करेंगे। अच्छा, क्योंकि जो गजल है, जो मैं समझती हूँ, जो नज़में होती हैं, जो गजलें होती हैं, जो शायर, जो जाहिर सी बात है वो हर तरह के मिजाज को समझते हैं, और फिर वो आपके ही जज्बात को, ऐसे लगता है वो आप पे ही सॉन्ग जो है वो लिखा गया, आप पे ही वो गजल क्रेडिट जो जाता है ना ज्यादातर मेरे ख्याल में वो लिखने वाले को जाता है। लेकिन हम अक्सर उनका जिक्र नहीं करते, लिखने वालों का गाने के अंदर। अभी कोई गाना सुनेंगे तो यार ये फलां सिंगर ने गाया है, अबे लिखा किसने है, उसको बनाया किसने, उसने तो सिर्फ गाया है।
इसमें लिखा है वो तो जरा चेक करो ना तुम, बिल्कुल ऐसे। कितनी मेहनत से लिखा अच्छा, है। म्यूजिक भी काफी हद तक आपको जो है वो रिलैक्स रिलैक्स करता है। अच्छा म्यूजिक हो तो आपको कहीं ना कहीं आपकी मूड आपका बहुत ही, आप गुस्से में हो बहुत आप मूड खराब तो भी हो, है डिप्रेशन में इंसान सैड गाने सुन रहा है, जो दर्द मिला अपनों से, कुछ यूं तकिया नाम रखा भी हुआ है हो, ऐसे। सैड सॉन्ग सुन लो, बंदा सैड हो जाता है। हाँ। अच्छा, वो तकिया यूं रखा हुआ है, गैरों से सीखा, वो आंसू जा रहे हैं और बाहर डोर बज रहा है, बेटा खाना तो खा लो मैंने भी खाना चलता है। लेकिन क्या करें, हमारे ऊपर चीजें ना कुछ हावी भी हो जाती हैं। अच्छा, आप क्या समझती हो, जिस तरह हम बहुत सारी चीजें एक होती है, एक तो चलो आप एक फेज से गुजर रहे हैं, कुछ चीजें आप, एक तो है कि आप बहुत चीजों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, कुछ बाहर की चीजें भी आपके ऊपर जो है ना, आप देख रहे हो सोशल मीडिया, कुछ आप देख रहे हो, अगर किसी के ऊपर गुजर रही है ना तो आप अपने ऊपर भी फील करने लग जाते हो यार, अच्छा ये मेरे साथ भी है वो, कि फिर आप वो डबल चीज आप उस चीज से गुजरने लग जाते हो। ऐसा है, बिल्कुल है ना, कि आप जो है ये आजकल जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाती है, हाय हाय हाय, ये तो मतलब ऐसे दिल टूटे हुए कि हाँ। अगला बंदा देख देख के सोचने लग जाता है कि ये कौन सा डिप्रेशन से गुजर रहा है, और वो शायद कहीं पे पार्टी एंजॉय कर रहा होता है सामने वाला बंदा। टेक्नोलॉजी इतनी कोई हैवी किस्म की आ गई है, अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं या टिकटॉक या यूट्यूब, आपके दिमाग में जो चीज चल रही होगी वो आएगी उसके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मैं ना, सच्ची कह रहा हूँ, यही तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आप मोस्टली आपने देखा जैसा आपका मूड होता है ना, टिकटॉक वैसे ही आ रही होती है। अब होता है एक्चुअली में पता क्या है कि आपका मूड चले सैड है, कोई पोएट्री आ गई, आपने वो अगर वीडियो 1 मिनट की है टिकटॉक पे, आपने पूरी देख ली, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि उनको वहीं से एक सिग्नल जाता है कि ये बंदा, इसने पूरी एक वीडियो सुनी है, इसका इंटरेस्ट इसी में है, तो हमें वही चीज चलानी है, वही चीज इसको दिखानी है। हाँ, अगर हमें जैसे गूगल पे हम जैसे अक्सर चीजें सर्च करें, उसके बाद देखते हैं आपका, अब समटाइम ऐसा होता है, इंस्टा पे मैं कोई चीज देख रही हूँ तो वही सेम चीज आपको फेसबुक पे भी होगी, आपकी दिगर एप्स पे भी वही चीजें आ रही होंगी। अच्छा, इस पे बात करेंगे लाजमी, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम अभी एमएन से मैं ब्रेक में भी बात कर रही थी, उससे पहले भी हमारी बात चल रही थी, वो बात वहीं रहेगी कि हम लोग वाकई पैसे की दौड़ में जो है, हम ये कहते हैं यार पैसा है तो सब कुछ है, उससे हमें सुकून भी मिल जाएगा, हमें खुशी भी मिल जाएगी और हम बहुत अच्छी लाइफ गुजार लेंगे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे सामने आ ही जाती हैं, घूमती हैं घूम फिर के, कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं यहाँ एक बिल्कुल छोटी सी बात करना चाहूँगी कि अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो मैंने जो क्लाइंट डील किए हैं अब तक, उसमें 99% जो मेरे पास क्लाइंट आ रहे होते हैं ना, 4x4 पे आ रहे होते हैं, मर्सिडीज में आ रहे होते हैं। तो ये कोई मिडिल क्लास फैमिली तो अफोर्ड नहीं कर सकती ना। जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो हमारी लोअर क्लास फैमिली है, जो बिल्कुल ज़रूरियात अपनी पूरी कर रहे हैं, वो तो कभी इन इश्यू से गुजरते ही नहीं है। उनको तो यही टेंशन बहुत होती है कि हमारे पास सुबह का है तो हमें दोपहर का कैसे करना है, दोपहर का है तो शाम का कैसे करना है। और उनको रात को सोते हुए इस चीज़ का ये डर नहीं है कि मुझे बिजनेस में सुबह वो फलान डील करनी है तो मुझे कितना नुकसान हो जाएगा, मुझे वहां से कितना फायदा हो जाएगा, उसके मैंने इतने पैसे देने हैं, उससे इतने लेने हैं, उसको नहीं है परवाह। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये है एलीट क्लास की। ठीक है, आप रात को सो रहे हो, आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, आपको नींद आएगी? आप कभी सुकून से नहीं सो सकते। जितना पैसा उतनी टेंशन, पैसा कभी सुकून से कनेक्ट नहीं करता। आप फॉर एग्जांपल, आप बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो, आप सुबह एक जॉब करते हो, आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, आप ऑटोमेटिकली देखोगे आप जब रात को जाओगे आपको खुद से इरिटेशन होती है। आपके पास सुकून का जब लम्हा नहीं होता तो आप थक जाते हो, आप मेंटली थक जाते हो। तो आप कम कमा लो, लेकिन कम से कम उसमें सुकून के लिए आपके अपने लिए थोड़ा टाइम जरूर होना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि शीशे के सामने खड़े होकर आप खुद को देख के थोड़ा अच्छा फील कर सको। ये बात है वाकई है ना, क्योंकि बात सारी मेंटल पीस की है। जहाँ आपको सुकून मिलेगा आप वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, जहाँ आपको सुकून नहीं मिलेगा आप बेजारी, आवाजारी, डिप्रेशन, एंजाइटी, आपका एग्रेशन, ये लेवल ये आपको बढ़ता ही जाएगा। अच्छा, जिस तरह बच्चों में भी हम देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगी कि बच्चों के हवाले से क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल बच्चे भी जो हैं, एक तो हमारे यहाँ थोड़ा जो हमारा तालीमी निज़ाम है, थोड़ा उसको भी देखते हुए बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। आजकल के बच्चे भी फ़ौरन कह देते हैं भाई हमें ना छेड़ो। तो ये भी बच्चों में हम देख रहे हैं कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ बदतमीजी कर जाते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि देखें, जब मैं पैदा हुई थी, आप पैदा हुई थी,
जब हम 3 या 4 साल के थे, मेरे ख्याल से हमें मोबाइल का पता भी नहीं था। ठीक है, हाँ, मैं तो कहती हूँ हमने अपना बचपन बड़ा अच्छा गुजारा है, हमें यही पता था कि मोबाइल हुआ करते थे और उसमें भी हम इतना इन्वॉल्व नहीं होते थे। ठीक है, हमारे टाइम पे वही थे और उसमें भी, और हमें पता होता था कि हमने स्कूल जाना है, फिर शाम को हमने मस्जिद कुरान पाक पढ़ने जाना है, वहां से वापसी पे खेलना है। तो अब रिसर्च हमें ये चीज बताती है कि जो बच्चा पैदा होता है ना, वो अपना पिछले 10 साल का, 5 साल का एक ऑलरेडी एक इंटेलिजेंस लेके पैदा होता है। अब बच्चे हैं, मेरे खुद के भांजे हैं, भतीजी है, तो वो जो है वो मोबाइल पे वो चीजें चलाते हैं जो मुझे भी नहीं आती। हाँ, ये हकीकत है। ठीक है, वो गेम ऐसे खेलते हैं, हमें भी खेलनी नहीं आती है। तो उसमें ये चीज है कि हमें इस गैप को समझना होगा एज अ पेरेंट, एज अ बड़े भाई होने के नाते, बड़ी बहन होने के नाते, अगर हमारे भी छोटे बहन भाई हैं, तो ये जो एज गैप है ना, इसमें हमें अपने माइंड सेट को समझना होगा। हम उसी लेवल पे उनको ट्रीट करना चाहते हैं जिस लेवल पे हम ट्रीट हुए थे, जबकि हम उनको वैसे ट्रीट नहीं कर सकते, हम उनको वैसे ट्रेन नहीं कर सकते। अब जैसे आपने एजुकेशन सिस्टम की बात की है, तो अगर हम बीकन हाउस में चले जाएं, किसी भी बहुत हायर लेवल के स्कूल में चले जाएं, हमने एक सर्वे किया भी था, तो हम जब वहां पे गए ना, उन्होंने बच्चों को एक बड़ी राउंड टेबल के इर्द गिर्द बड़ी तमीज से बिठाया हुआ था, और वो बिल्कुल केजी क्लास और पीजी जो क्लासेस होती है, नर्सरी से भी पहले अब तो बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं, तो वो बड़ी आराम से, और हम तकरीबन कोई वहां 2-2.5 घंटे बैठे रहे और वो बच्चे हिले भी नहीं। अच्छा, तो वो ये प्रूव करना चाह रहे थे कि हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े डिसिप्लिन हैं, उनमें बहुत डिसिप्लिन है, और एट द एंड हम उन्हें ये रिव्यू दे के आए थे कि ये डिसिप्लिन नहीं है, ये आपने उनको एक कैद किया हुआ है। इस एज का बच्चा जो है वो खेलता है, ऑब्जर्व करता है, वो चीज उठाएगा, ग्लास उठाएगा, सवाल करेगा, सवाल करेगा तो वो जानेगा ना कि ये क्या चीज है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये डिसिप्लिन आप सिखा रहे हो, इसका तो कोई फायदा नहीं है। एक एज होती है ना, कुछ हमारे एज के डेवलपमेंटल स्टेप्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा शुरू में जब 2-3 साल का होता है ना, तो वो ये चीज पूछ रहा होता है अपनी माँ से कि आप किचन में प्याज काट रहे हो, मैं क्यों काट रहे हो। ठीक है, तो जब उसको लॉजिकल आंसर मिलना शुरू हो जाते हैं एक स्टेज पे, तो वो कंफर्टेबल, उसको लगने लग जाता है कि मेरी माँ के पास हर चीज का जवाब है। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, उसके क्वेश्चन वही रहते हैं। ठीक है, तो एक स्टेज आती है 7-8 साल में, तो आप आजकल के बच्चों को ये चीज कह सकते हो कि आप जाओ खुद ढूंढो, ताकि जो आप पे वो डिपेंडेंट हो रहे हैं वो भी खत्म हो। और शुरू से भी आप उन्हें, जब 2-3 साल में अगर वो सवाल कर रहे हैं, तभी से आप उन्हें तुम्हारा इससे क्या काम, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुमने ये क्यों करना है, तब उस एज में मत कहीं उन्हें। तो वो किससे जाके पूछेगा। मोबाइल पकड़ा के बिठा दिया तो उसमें वो क्या देख रहे हैं, गेम से देख रहे हैं। आजकल तो कार्टून भी मेरा ख्याल बच्चों को देखने वाले भी हैं। अच्छा, वो जो आजकल बच्चे कार्टून देख रहे हैं ना, बच्चे भी उसी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं ना, उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो आजकल जो डोरेमोन वो तो बहुत ही हैवी हुआ है गैजेट्स। तो कार्टून में भी मैंने देखा है कुछ ऐसे आ गए, उनमें लव स्टोरीज चल रही होती हैं कार्टून में भी। तो वो बच्चे की क्या परवरिश हो रही है, हम क्या बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। हाँ, मतलब वो लव स्टोरी है, उसमें क्या सिखा रहे हैं हम। अच्छा, यही चीज़ें फिर आपको, जिस तरह हम बच्चों की तरबियत और हम उनकी नशो नुमा की बात करते हैं, तो वो यही चीज़ें आ जाती हैं कि फिर हम अगर उनको उनकी जहनी तौर पे तरबियत उनकी करना शुरू कर दें अच्छी, तो मेरे ख्याल में हमारी चीज़ें, हमारे मसाइल, और जिस तरह हम कहते हैं एग्रेशन बढ़ रहा है, इसको कैसे कम किया जाए या सुकून कैसे हासिल किया जाए, तो वो इसी तरीके से। देखिए, इस्लाम, हम अगर साइकोलॉजी को अगर बिल्कुल एक साइड पे करते, अगर हम इस्लाम की ही बात करें, तो इस्लाम ने हमें एक चीज बताई है कि बच्चे को 7 साल तक ऐसे ट्रीट करो जैसे वो बादशाह है। ठीक है, आपका प्राइम मिनिस्टर को कैसे डील करते हो, ठीक है, आप ये सोच करो। ठीक है, 7 से 14 साल की उम्र में आप उसे ऐसे ट्रीट करो जैसे वो आपका वजीर है। आप उसे इंस्ट्रक्ट करना है, काम उसने खुद करना है, ऐसे करो ऐसे करो, कोई आपने वो पीछे से जाना नहीं है, उसको करने दो जो वो कर रहा है। ठीक है, गाइड आप जरूर करो, लेकिन जब वो 21 साल का हो जाए तो आप उसे आजाद छोड़ दो, एक फौजी की तरह, एक सिपाही की तरह। ठीक है, क्योंकि अब आपने उसे एक अच्छे बुरे की तमीज सिखा दी है। अल्लाह ने भी तो आपको 2 रास्ते दिखाए हैं ना, ये अच्छा है, ये बुरा है। आप जिस पे जाओगे एंड पे आखिरत में वही आपका नतीजा होगा। तो बच्चों के साथ भी अगर आप साइकोलॉजिकली आपको चीजें समझ नहीं आती, तो आप इस्लामी तरीके से सोच लो। इस्लाम ने इतना प्यारा तरीका बताया है, आप ऐसे ट्रीट कर लो। हाँ, ये तो है, हकीकत है। हम जैसे हम कहते हैं कि हम नमाज भी पढ़ते हैं ना, तो आप परेशान भी हो तो फौरन आप सजदे में जाते हैं, तो आपको एक सुकून मिलता है, दिली जहनी तौर पे भी आप रिलैक्स हो जाते हैं। आप कहते हैं यार मैंने अपने माँ सारे मामलात अल्लाह से शेयर कर लिए हैं, तो बस अब ये चीज़ें जो है वो मेरे लिए आसान होना चाहिए। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। इस्लाम तो हमें सबसे पहले तो यही बात आ जाती है ना, इस्लाम में आपकी हर चीज़ जो है वो बयान कर दी गई है।
अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे शो का हिस्सा बनी। अभी वैसे बहुत सारी चीज़ें रह गई, थोड़ा आप लेट आई, लेकिन उसके बाद भी हमने इसको कवर करने की बहुत कोशिश की कि हमारे पास तो ज़रा देर से आई ना। आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनका माशाल्लाह। जाहिर सी बात है जी, डेली का आप अगर पेशेंट, आप कहते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप सीखते भी हैं, आपको पता भी चलता है कैसे। हाँ जी, हर तरह के लोग आ रहे होते हैं। हाँ, हमारे पास अगर एक दिन में 10 लोग आ रहे हैं डिप्रेशन के साथ, तो 10 के 10 का सिनेरियो अलग है, 10 के 10 की स्टोरी अलग है। उन 10 में से 2 को भी आप सेम तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, उनके अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। तो आई थिंक फिर एक्सपीरियंस या आपके लिए भी बड़ा चैलेंज होता होगा ना, जाहिर सी बात है, हर पेशेंट को उसके मुताबिक डील करना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो माइंड सेट बना के आते हैं कि हमने अगले को नहीं सुनना, तो शुरू से पता चल जाता है वो 50 मिनट के सेशन में सिर्फ बोलते ही रहते हैं और बस आप उसको सुनते ही रहते हैं, और उनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता। अच्छा, हमें पता है क्या लगता है कि जो बंदा एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है ना, वो बड़े मजलूम है, बड़ा ही कोई उस पर जुल्म हो रहा है, और वो ही विक्टिम होगा, बेचारे को कोई सुनने वाला नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास आने वाले शख्स अब्यूजर भी होते हैं, सिर्फ जालिम भी होते हैं। वो अपने आप के, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मजलूम, बहुत हम इस टाइम हर बंदा जो है साइकोलॉजिकल इश्यूज उसके साथ हैं अटैच, वो अटेंशन लेने के लिए भी आ रहे होते हैं, और सारी उन्हें फेकिंग होती है। हाँ, कहती है। तो ये चीज़ बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह फिर आपको बुलाएंगे और आपसे मजीद भी जो है जानेंगे, टॉपिक भी ऐसा रखेंगे जो आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, क्योंकि लोग जानना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, और इस पे बात होगी। आपको बहुत शुक्रिया असद, आप हमारे साथ रहे, बहुत अच्छे सॉन्ग्स भी आपने हमें सुनाए और हमें एंटरटेन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।